जय हिंद। हम बात कर रहे थे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपनी पावर को कंसोलिडेट किया, कैसे इतने माइटी एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया इंडिया में। और ये कह देना कि क्योंकि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की शुरुआत हो गई थी इसलिए ब्रिटिशर्स के लिए इजी हो गया इस माइटी एम्पायर को स्टैब्लिश करने में, ये अपने आप में बचकानी बात है। बिकॉज हाँ, मुगल एम्पायर बहुत पावरफुल था, उसके डिक्लाइन की शुरुआत हो गई है, लेकिन मुगल्स के अलावा भी तो बहुत सारे रीजनल स्टेट्स थे, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, बहुत सारे केपेबल लोकल रूलर्स थे। और इस चैप्टर में वही पूरी बात की गई है कि कैसे इन केपेबल लोकल रूलर्स को, कैसे इन रीजनल स्टेट्स को बारी बारी से कैप्चर किया गया है, कॉन्कर किया गया है, कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने डोमिनेंस को स्टैब्लिश किया है, कैसे ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया है। एक एक करके अपन सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे बंगाल के बारे में, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, कि बंगाल को कैसे कॉन्कर किया गया। बंगाल के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने कैसे अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया। और इस बंगाल के कॉन्क्वेस्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल हुई, बैटल ऑफ प्लासी। इस बैटल ऑफ प्लासी के पीछे के रीजंस क्या हैं, क्या आउटकम्स रहे, उन पे भी आज अपन बात करेंगे। अच्छा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के टाइम पे बंगाल की सिचुएशन क्या है, बंगाल किस कंडीशन में था जब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत हुई। और ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत ही क्यों, उससे पहले से ही बंगाल जो है हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहा है। और इंपॉर्टेंट होने के पीछे रीजंस हैं। इसमें सी पोर्ट की कनेक्टिविटी है, पोर्ट्स हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, ट्रेड हो सकता है, यूरोप के साथ में ट्रेड कर सकते हो, साउथ ईस्ट एशिया के साथ में ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा गंगा यहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती है, तो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, बाकी के जो रिसोर्सेज हैं उनमें भी बेहद रिच एरिया है। तो हिस्टोरिकली बंगाल, ये वाला जो एरिया है, ये बेहद इंपॉर्टेंट रहा है। जिस टाइम पे दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का शासन था, उस टाइम पे बंगाल में शासन था गंगा डायनेस्टी का। दिल्ली में कौन रूल कर रहा था, दिल्ली सल्तनत। उस टाइम पे बंगाल में कौन सी डायनेस्टी थी, गंगा डायनेस्टी। गंगा डायनेस्टी से पहले की अगर बात करें तो एक टाइम पे यहाँ पे पाला रूलर्स ने रूल किया है, फिर उसके बाद में सेना डायनेस्टी ने रूल किया है। जब दिल्ली में दिल्ली सल्तनत थी तब बंगाल में गंगा डायनेस्टी थी। फिर दिल्ली में मुगल्स आए, या ये कहें कि दिल्ली आगरा में मुगल्स आए। और जो सबसे पावरफुल मुगल रूलर था, एम्परर था, वो कौन था, अकबर। और अकबर की बड़ी सिंपल पॉलिसी थी कि साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, एम्पायर को एक्सपेंड करना है। लेकिन अकबर इतना पावरफुल होने के बावजूद भी बंगाल को कॉन्कर नहीं कर पाया। और फिर अकबर के बाद एम्परर बना शाहजहां, और शाहजहां ने ये जिम्मेदारी उठाई कि बंगाल को कॉन्कर करना है। शाहजहां ने अपने बेटे सूजा को बोला कि बेटा जाओ और बंगाल को कॉन्कर करो। सूजा को बोला गया कि बंगाल को कॉन्कर करो, और शाहजहां ने अपने दूसरे बेटे औरंगजेब को बोला कि बेटा जाओ डेक्कन पे अपना कब्जा एस्टेब्लिश करो। सूजा को बोला गया कि बंगाल को कॉन्कर करो, औरंगजेब को बोला गया कि डेक्कन में अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करो। सूजा गए और सूजा ने बंगाल को कैप्चर कर लिया इन 1631 एंड बंगाल बिकेम द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ मुगल्स। और रिचेस्ट प्रोविंस क्यों बनी, उसके रीजंस अभी अपन ने देखे। बंगाल को मुगल्स ने, सूजा ने कैप्चर कर लिया 1631 में, और इसका आउटकम ये हुआ कि सूजा को बंगाल का बना दिया गया सूबेदार। किसने बनाया, शाहजहां ने बनाया। और अभी हम देख ही रहे थे कि बंगाल में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, तो खूब सारा एक्सपोर्ट होता था बंगाल से टू यूरोप, जैसे सॉल्ट पीटरे का, इंडिगो का, कॉटन टेक्सटाइल का, सिल्क का, पेपर वगैरह का। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी बंगाल जो है वो कमर्शियली बेहद इंपॉर्टेंट था। कॉन्कर करने से पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल बेहद इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही क्यों, जो भी लोग सिग्निफिकेंट प्लेयर्स थे ट्रेड में, उन सब के लिए बंगाल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है हिस्टोरिकली। उसके रीजंस अभी अपन देख ही रहे थे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। पोर्ट की कनेक्टिविटी है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, तो इंपॉर्टेंट होना ही था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे जैसे खुद की पावर को स्टैब्लिश करने की शुरुआत की तो बहुत सारे फैक्ट्रीज लगाना शुरू किया। जैसे बालासोर में फैक्ट्री लगाई गई, उड़ीसा वाले एरिया में बालासोर में फैक्ट्री लगाई गई। हुगली बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट भी रहा है, वहाँ पे भी फैक्ट्री लगाई गई। पटना बिहार में फैक्ट्री लगाई गई। कासिम बाजार वेस्ट बंगाल में एक जगह, वहाँ पे फैक्ट्री लगाई गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी धीरे धीरे अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रही है। एक सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ 1651 में, जब सूजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड परमिट्स दे दिए।
और ये जो ट्रेड परमिट्स दिए गए, ये दिए गए फॉर 3000 रुपीज पर ईयर। सिर्फ 3000 रुपये पर ईयर के बदले में ट्रेड परमिट्स दे दिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी को बाय सूजा। ट्रेड परमिट का सीधा सा मतलब है कि सूजा को 3000 रुपये 2 साल में, और फिर आपको बंगाल में क्या ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, उसके लिए ना कोई ड्यूटी लगेगी, ना कोई टैक्स लगेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और इस चीज़ का मैग्नीट्यूड आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि 3000 रुपये पर ईयर का मतलब है लगभग 350 यूरोज पर ईयर। लगभग 350 यूरोज पर ईयर सूजा को देने ईस्ट इंडिया कंपनी को, और बदले में ये लोग उस टाइम पे लगभग 50,000 यूरोज का ट्रेड कर रहे थे एक साल में। मतलब खर्चा कुछ नहीं है और प्रॉफिट की कोई सीमा ही नहीं है। तो इससे दो चीज़ें हुई। एक तो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये समझ में आ गया कि भाई बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रॉफिट है ये इतना हाई है, इतना ज़्यादा है कि बंगाल की इंपॉर्टेंस अब इनको बढ़ चढ़ के समझ में आ रही है। और दूसरा, जो बंगाल में लोकल ट्रेडर है, जो लोकल रूलर है, उसको इस ट्रेड परमिट से दिक्कत होनी ही होनी थी। लेकिन सूजा इतना कहाँ सोच रहा था, उसने तो बोल दिया कि 3000 रुपये पर ईयर दो और ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड परमिट है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पोजीशन को और स्ट्रेंथन करना शुरू किया। 1690 में अपन ने पढ़ा हुआ है, जॉब चार्नोक ने फोर्ट विलियम को एस्टेब्लिश करने की परमिशन ले ली और 1690 में फोर्ट विलियम को एस्टेब्लिश कर दिया गया सुल्तानुद्दीन नाम की जगह पे। ये सब कुछ चल रहा था और ये वो दौर है जब औरंगजेब अपने फुल पावर पे है और औरंगजेब रूल करता था आयरन हैंड पॉलिसी से कि मेरी बात सुन रहे हो तो ठीक है, नहीं सुन रहे हो तो पीटा जाएगा, सीधी सी बात है। 1700 में एक बड़ा केपेबल आदमी मुर्शीद कुली खान, ये रही फोटो, मुर्शीद कुली खान को औरंगजेब ने बंगाल का दीवान अपॉइंट कर दिया। दीवान मतलब जिसको रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स थे। 1700 में मुर्शीद कुली खान बिकेम द दीवान ऑफ बंगाल। किसने अपॉइंट किया? औरंगजेब ने। फिर 1717 में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया और ये बड़ा यूनिक है कि ये सेम टाइम पे बंगाल का दीवान भी रहा, रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स रहे इसके पास में, और साथ ही साथ गवर्नर भी बना 1717 में, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी इसके ऊपर डाली गई। बड़ा केपेबल आदमी था मुर्शीद कुली खान, इसके अंडर बंगाल ने खूब ग्रो किया। हालांकि मुर्शीद कुली खान ने फॉर्मली मुगल्स के साथ में अपने जो भी टाइज थे उनको ख़त्म नहीं किया, लेकिन अगर इंटरनली देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट रूलर की तरह से फंक्शन कर रहा था। और इस आदमी ने रूल किया टिल 1727 में ही पास्ड अवे। मुर्शीद कुली खान को सक्सीड किया उसके सन इन लॉ ने, जिसका नाम था सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन भी केपेबल आदमी था और सुजाउद्दीन ने रूल किया टिल 1739। सुजाउद्दीन के बाद 1 साल के लिए नवाब बना सरफराज खान, और ये बड़ा इनकेपेबल, नाकारा, नालायक आदमी था। सरफराज खान जो है वो इनकेपेबल आदमी था और इस इनकेपेबल इंसान को इसी के आर्मी कमांडर अलीवर्दी खान ने मार दिया। और अलीवर्दी खान को भी दिख रहा था कि ये सरफराज खान इनकेपेबल है, चला नहीं पा रहा है बंगाल को, बंगाल हाथ से निकल जाएगा, तो बढ़िया है इसको मारो मुरो और जो पावर है उसको कैप्चर करो। अलीवर्दी खान कौन था? आर्मी कमांडर था और साथ ही साथ बिहार का डेप्यूटी गवर्नर था। अलीवर्दी खान ने बंगाल के नवाब सरफराज खान को मारा और पावर अपने हाथ में ली, खुद बना गवर्नर ऑफ बंगाल। और अलीवर्दी खान भी खूब केपेबल आदमी था, इसने रूल किया 1756 तक। इनफैक्ट अलीवर्दी खान वो आदमी है जिसने मुगल्स को फॉर्मली ट्रिब्यूट्स देना से मना कर दिया, पैसा देने से मना कर दिया। एक तरीके से ये कह दें कि फॉर्मली ये कह दिया कि अब मुगल्स के साथ में हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, ये सब कुछ, ये जो केपेबल रूलर्स हैं, इनके अंडर बंगाल ने खूब ग्रो किया। और अच्छी बात ये थी कि बाकी के देश में जो भी चल रहा था, जैसे इंटर बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, मराठास अपने राइज पे थे, जाट रिवोल्ट्स कर रहे थे, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली वगैरह बाहर से आके इन्वेड कर रहे थे, इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ा बंगाल पे। लेकिन बंगाल की समस्या अलग थी। बंगाल की समस्या ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड परमिट्स मिल गए हैं, फोर्ट विलियम बनाने की परमिशन मिल गई है, फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम की परमिशन मिल गई है कि आप फोर्ट विलियम पे बंदूक रख के भी बैठ सकते हो। फिर फारूक शियार ने फरमान इशू कर दिए हैं जो कि बिल्कुल ऐसे हैं कि फ्री ट्रेड है, दस्तक से इशू कर सकते हो आप, ट्रेड परमिट है आपको। इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी और जो लोकल बंगाल के रूलर्स हैं उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। साथ ही साथ लैंडेड मैग्नेट्स का भी इमरजेंस देखने को मिल रहा है।
भाई ये जो मुर्शिद कुली खान है, ये जो सुजाउद्दीन है, अलीवर्दी खान है, इनको अगर बंगाल को चलाना है तो इनको भी तो नीचे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन में। और जो नीचे लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन में वो बड़े बड़े जमींदार हैं जिनको अपन लैंडेड मैग्नेट्स बोलते हैं, और ये भी धीरे धीरे पावरफुल हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना मुर्शिद कुली खान के लिए, ये बंगाल का लास्ट गवर्नर है जिसको कि मुगल्स ने अपॉइंट किया है। उसके बाद किसी को अपॉइंट नहीं किया गया, हेरिडिटरी सा सिस्टम बन गया था। अलीवर्दी खान तक तो सिस्टम सही रहा। जब अलीवर्दी खान चले गए तो उसके बाद इनका ग्रैंडसन सिराज उद दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। और मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि सिराज उद दौला भी इनकेपेबल आदमी नहीं था, लेकिन इसके साथ में सिचुएशंस ऐसी रहीं कि बंगाल का जो कॉन्क्वेस्ट है वो पूरा हो गया। चैलेंजेस क्या थे उस टाइम पे जब सिराज उद दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल? जब ये नवाब बन रहा था तो इसका एक राइवल कज़न था जो कि पूर्णिया का नवाब था, जिसका नाम था शौकत जंग। शौकत जंग खुद बोल रहे थे कि मैं बनूंगा नवाब, और ये खड़े हुए थे सिराजुद्दौला के सामने। इसकी एक आंट थी जिसका नाम आप कभी नहीं भूलोगे, घसीटी बेगम। इसका अपना कोई बच्चा नहीं था, लेकिन ये भी क्लेम कर रही थी कि मैं बनूंगी नवाब। फिर एक कमांडर, इसकी आर्मी का कमांडर इसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ था जिसका नाम था मीर जाफर, जो कि अलीवर्दी खान की बहन का हस्बैंड था। एक तरफ तो इसका कज़न खड़ा हुआ है शौकत जंग, दूसरी तरफ इसकी आंट घसीटी बेगम बोल रही है कि मैं बनूंगी नवाब। फिर तीसरा इसका जो कमांडर है आर्मी का मीर जाफर, वो इसके अगेंस्ट में रिवेल कर रहा है। फिर लंबी चौड़ी हिंदू पॉपुलेशन है जो कि इसके अगेंस्ट में खड़ी हुई है, और बड़े बड़े डोमिनेंट ग्रुप्स भी इसके नवाब बनने के फेवर में नहीं थे, जैसे जगत सेठ, बड़ा फेमस बैंकर हुआ करता था उस टाइम का बंगाल का। ओमी चंद मिडिलमैन था, राय बल्लभ, राय दुर्लभ, ये लोग भी ऐसे थे जो कि इसके नवाब बनने को अपोज कर रहे थे। चैलेंजेस क्या है कि घर में ही ऐसे लोग हैं जो इसको नवाब नहीं बनने देना चाहते हैं, पॉपुलेशन ऐसी है जो कि इसके नवाब बनने के अगेंस्ट है, और फिर बहुत सारे जो प्रोमिनेंट डोमिनेंट ग्रुप्स हैं उनके लोग भी नहीं चाहते कि नवाब बने। एक बार फिर से देख लेते हैं। राइवल कज़न है जो कि पूर्णिया का नवाब है, जिसका नाम क्या है, शौकत जंग। आंटी का नाम कभी भूलोगे ही नहीं आप, घसीटी बेगम। एक आर्मी का कमांडर है जो कि इसके अगेंस्ट में रिवेल कर रहा है, जिसका नाम है मीर जाफर। फिर लंबी चौड़ी हिंदू पॉपुलेशन है जो ये कह रही है कि नहीं, आप नवाब नहीं बन सकते हो, और बहुत सारे डोमिनेंट ग्रुप्स हैं जैसे जगत सेठ का ग्रुप, ओमी चंद का ग्रुप, राय वल्लभ का ग्रुप, राय दुर्लभ का ग्रुप, जो इसको अपोज कर रहे हैं। और ये जो सिराज उद दौला है, ये जब नवाब बना था तो ये सिर्फ 20 साल का था, और 20 साल के इंसान में एनर्जी होती है, दिमाग में उतनी स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो इसको लगा कि अब तो मेरे को दिखाना है कि मैं नवाब बनने के लिए लायक हूँ। तो इसने सबसे पहले तो लड़ाई लड़ी शौकत जंग के साथ में, और शौकत जंग को मार दिया। ये जो इसका रिवेलियस कज़न है इसको एलिमिनेट कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया। घसीटी बेगम को इसने बोला कि चलो निकलो, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, कोर्ट से बाहर चलो। फिर इसने मीर जाफर को डिसमिस कर दिया। मीर जाफर को भी बोला कि कोई कमांडर नहीं है तू मेरी आर्मी का। मीर जाफर को निकाला और उसकी जगह पे अपॉइंट कर दिया मीर मदन को। शौकत जंग को तो मार ही दिया है, घसीटी बेगम को भगा दिया है कि भाई साहब कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई राजपाट नहीं, निकलो यहाँ से। और मीर जाफर को डिसमिस कर दिया गया है, उसकी जगह पर अपॉइंट कर दिया गया मीर मदन को। और फिर एक ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट किया गया जिसका नाम था मोहनलाल। और क्योंकि ये ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर था तो इसके पास में पावर भी खूब सारी थी। सिराज उद दौला के सामने चैलेंज ये है कि घर के भेदी हैं जो कि लंका ढाने को तैयार हैं। और इन सब चैलेंजेस के बीच में बंगाल कॉन्क्वेस्ट की सबसे फेमस लड़ाई लड़ी गई, द बैटल ऑफ प्लासी ऑन 23 जून 1957। ये गलत लिख गया है, 1757, ये ध्यान रखना। बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई 1757 में ऑन 23 जून। और सवाल ये आता है कि ये जो बैटल ऑफ प्लासी है, इसके लड़े जाने के पीछे के रीजंस क्या थे? व्हाट वर द फैक्टर्स लीडिंग टू द बैटल ऑफ प्लासी? फैक्टर्स क्या थे? पहला, फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जिसको बनाने की परमिशन मिल गई थी 1690 में, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया। फोर्टिफाई करने का मतलब कि फोर्ट विलियम के चारों ओर दीवारें बनाना शुरू कर दिया, और उन दीवारों पे लोगों को बंदूक लेके बिठाना शुरू कर दिया। फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम एंड कीपिंग गन्स ऑन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट। अब दीवार पे आप बंदूक लेके लोगों को बिठा रहे हो, उसका सीधा सा मैसेज है कि भाई साहब आप अपने दायरे में रहो, अगर हमारी तरफ आंख उठा के देखी तो गोली मार दी जाएगी। और इस मैसेज के साथ में कोई भी नवाब ऑफेंड होगा तो सिराज उद दौला भी ऑफेंड हुआ।
दूसरा गिविंग असाइलम टू कृष्णा वल्ला, और ये जो कृष्णा वल्ला है ये बेसिकली वो आदमी है जो नवाब का पैसा लेके भाग गया था। नवाब इसको ढूंढ रहा था। कृष्णा वल्ला को ईस्ट इंडिया कंपनी ने असाइलम दे दिया, शरण दे दी। शरण दे दी तो नवाब और ज़्यादा ऑफेंड हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी इतने पे ही नहीं रुकी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने घसीटी बेगम जो कि नवाब की आंट थी, जो कि ये कह रही थी कि ये थ्रोन मेरा है, उसके क्लेम्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और फाइनली फारूक शियार ने 1717 में फरमान्स इश्यू किए थे जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड प्रिविलेजेस मिले थे, जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तख्त इश्यू करने की परमिशन मिली थी। अपन ने पढ़ा हुआ है। इन दस्तख्त का खूब मिसयूज कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी वजह से ट्रेड में खूब लंबा चौड़ा लॉस हो रहा था सिराजुद्दौला को, नवाब ऑफ बंगाल को। और इन फैक्टर्स की वजह से अल्टीमेटली बैटल ऑफ प्लासी हुई ऑन 23 जून 1757। एक बार फिर से देख लेते हैं फैक्टर्स को। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम एंड कीपिंग गन्स ऑन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट, गिविंग असाइलम टू कृष्णा वल्ला, सपोर्टिंग द क्लेम्स ऑफ घसीटी बेगम एंड रैम्पेंट मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस। और जब ये सब कुछ चल रहा था सो सिराजुद्दौला परेशान हो गया और 1756 में सिराजुद्दौला ने इंग्लिश फोर्ट, कलकत्ता वाले इंग्लिश फोर्ट को कैप्चर कर लिया। और जब ये फोर्ट को कैप्चर कर लिया गया बाय सिराजुद्दौला तो ये लड़ाई ओपन में आ गई। अच्छा, जब ये लड़ाई ओपन में आ गई तो अल्टीमेटली हुई बैटल ऑफ प्लासी। लेकिन जब बैटल ऑफ प्लासी की बात होती है तो एक टर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है जिसे बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये क्या है? ये कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने इस लड़ाई के दौरान लगभग 146 इंग्लिश लोगों को कैप्चर कर लिया था और उनको इतने छोटे रूम में बंद कर दिया कि सफोकेशन की वजह से, दम घुटने की वजह से लगभग 123 लोग मारे गए। हालांकि ये ब्लैक होल ट्रेजेडी कितनी सही है, इस क्लेम में कितनी सच्चाई है, उस पर खूब डिबेट रहता है। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है तो बड़ा सिंपल सा ये कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने लगभग 146 इंग्लिश लोगों को इतने छोटे रूम में बंद कर दिया कि सफोकेशन की वजह से लगभग 123 पीपल डाइड अवे। अच्छा, ये फैक्टर्स हैं। 1756 में कलकत्ता में जो इंग्लिश फोर्ट है उसको सिराज ने कैप्चर कर लिया है और अब जो लड़ाई है वो ओपन में आ गई है। और ये जो लड़ाई है इसी को अपन बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जो कि हुई ऑन 23 जून 1757। और इस लड़ाई में जो गेम चेंजर आदमी है उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव भी पढ़ने वाला विषय है। ये आदमी क्लर्क हुआ करता था। इसने क्लर्क के तौर पर रेजिग्नेशन दिया और आर्मी ज्वाइन करी। और आर्मी ज्वाइन करने के बाद ये गवर्नर ऑफ बंगाल बना 1757 में, 2 बार बना है। और फिर अल्टीमेटली अगर थोड़ा और आगे पढ़ोगे तो देखोगे कि 1774 में जब ये वापस चला गया तो इसने सुसाइड कर ली। कितना स्टार्किंग डिफरेंस है कि एक टाइम पे क्लर्क था, रिजाइन करके आर्मी में आया, आर्मी में इतना बेहतरीन काम किया कि गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया और फिर अल्टीमेटली लास्ट में सुसाइड से मर भी गया। बैटल ऑफ प्लासी में इसका क्या रोल है? ये साहब रॉबर्ट क्लाइव साहब आए और ये मद्रास से अंग्रेज लोगों की जो भी फोर्सेस थी उनको लेकर पहुंचे कलकत्ता में। अब कुछ फोर्सेस पहले से ही कलकत्ता में थी और कुछ फोर्सेस मद्रास से आ गई अंडर रॉबर्ट क्लाइव, और इसकी वजह से जो इंग्लिश पोजीशन है वो स्ट्रेंथन हो गई। लेकिन अभी भी इतनी मजबूत नहीं हुई है कि सिराजुद्दौला को हरा दें। लेकिन क्लाइव ने दिमाग लगाया, क्लाइव ने ढूंढना शुरू किया कि ऐसे कौन लोग हैं जो घर के भेदी हैं, ऐसे कौन लोग हैं जो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में हैं, और उन सब के साथ में अलायंस बनाई। जैसे इसने मीर जाफर जो कि आर्मी का कमांडर था, जिसको कि हटाया था सिराजुद्दौला ने, उसके साथ में अलायंस बनाई। राय दुर्लभ और जगत सेठ जो कि सिराजुद्दौला के नवाब बनने के अगेंस्ट में थे, ये बड़े इन्फ्लुएंशियल बैंकर्स थे बंगाल के उस टाइम के, इनके साथ में अलायंस बनाई। ओमी चंद जिसने मिडिल मैन का रोल प्ले किया, उसके साथ में अलायंस बनाई। और अल्टीमेटली बैटल ऑफ प्लासी का रिजल्ट ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत गई और पहली बार किसी लोकल नवाब को, किसी सिटिंग नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया। इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी वो बेहद छोटी आर्मी थी, सिराजुद्दौला की आर्मी बहुत बड़ी थी, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के अंडर इस डिसिप्लिन्ड आर्मी ने बड़ा आराम से सिराजुद्दौला की फोर्सेस को हरा दिया और फाइनली सिराज को मार दिया गया। सिराज को मारने का ऑर्डर दिया था मीरान ने, जो कि मीर जाफर का बेटा था। अक्सर ये कहा जाता है
कि द इंग्लिश विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी वॉज डिसाइडेड बिफोर द बैटल वॉज इवन फॉट। भाई घर के भेदियों ने ही लंका ढा दी, लड़ाई की जरूरत ही नहीं थी। जब अपने ही लोग खिलाफ हो गए सिराजुद्दौला के तो हारना तो था ही। तो ये कहा जाता है कि ये जो इंग्लिश विक्ट्री है इन बैटल ऑफ प्लासी, इट वॉज डिसाइडेड बिफोर द बैटल वॉज इवन फॉट। लेकिन हाँ, ये जो बैटल ऑफ प्लासी है इसका आउटकम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर को कंसोलिडेट कर लिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी अब देखी जाएगी एक पावरफुल प्लेयर की तरह से इंडिया में। इस बैटल ऑफ प्लासी के आउटकम्स क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये ध्यान रखना। मिसटाइप हो गया, ये 1757 में हुई है बैटल ऑफ प्लासी। आउटकम क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, मीर जाफर को बना दिया गया नया नवाब ऑफ बंगाल। भाई सिराज को तो मार ही दिया गया है, मीर जाफर को बना दिया गया नवाब ऑफ बंगाल। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खूब सारा पैसा मिला और 24 परगनास की, परगनास होते हैं ग्रुप ऑफ विलेजेस, 24 परगनास की जमींदारी मिल गई। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, कि हाँ साहब ब्रिटिशर्स भी हैं, बड़े सिग्निफिकेंट प्लेयर हैं इंडिया में, उसकी फाउंडेशन रख दी गई। मिलिट्री सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मिलिट्री है वो सुप्रीम है, वो पावरफुल है, वो किसी भी लोकल रूलर को हरा सकती है, इतनी केपेबल है, वो फैक्ट इस्टेब्लिश हो गया। फिर फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेन राइवल्स थे वो भी एलिमिनेट हो गए। 1760 में फाइनल बैटल ऑफ वंडीवॉश हुई थी, वो खत्म हो गई। तो अब जो फील्ड है वो ओपन है। अब जो इकलौता प्लेयर रह गया पावरफुल वो कौन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मीर जाफर वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट था इंग्लिश के ऊपर, कुछ भी करना है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। एंड सोवरेनिटी ऑफ इंग्लिश ओवर कैलकाता वॉज रिकॉग्नाइज्ड। ये मान लिया गया था कि कैलकाता जो है वो किसके अंडर में, किसके अधीन है, इंग्लिश लोगों के अधीन में। एक तरीके से शुरुआत हो गई है ब्रिटिश एरा की इन इंडिया। और इसके बाद एक और बैटल होगी जिसके बारे में अपन अगले सेशन में बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए आज का इतना ही। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।